नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज़ and SCKG 2.22 YouTube channel classes. And in this session we are going to discuss types of correspondence used in manual of office procedure. जी हाँ, इस सेशन में हम कार्यालयीय पद्धति में कार्यालयीय पत्र के जो विविध प्रकार होते हैं उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सर्वविदित है, कार्यालय पद्धति में विभिन्न प्रकार के पत्रों का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, प्रोसीजर भी दिया हुआ है। उनमें से कुछ है जिसे शासनादेश कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, कार्यालय आदेश कहते हैं, ऑफिस ऑर्डर्स, परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर, अनुस्मारक कहते हैं, रिमाइंडर, अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, ज्ञापन, मेमोरेंडम, पृष्ठांकन, इंडोर्समेंट, संकल्प, रिजोल्यूशन, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, सैंक्शन लेटर, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक, सूचना, नोटिस, पावती, एक्नॉलेजमेंट। इसमें जो पत्र है, पत्र का नाम यहाँ पर नहीं दिया है, सो एक इसमें पत्र भी जोड़ लेते हैं। सो ये हमारे पेपर 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो पेपर 3 में टाइप्स ऑफ लेटर और क्वेश्चन जो होता है, यूपीएससी क्या करती है, सिचुएशन देती है और उस सिचुएशन के बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये किस प्रकार का, ये कौन सा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये कौन सा टाइप ऑफ पत्र है ये, और तब उसके अनुसार हम फ्रेम करते हैं। इसलिए फ्रेमिंग जितना आवश्यक है उतना ही जिस टाइप का हम लेटर यूज़ करने जा रहे हैं, जो फॉर्मेट हम यूज़ करने जा रहे हैं वो कौन सा है, ये भी जानना उतना ही आवश्यक है। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पत्र, जिसको इंग्लिश में लेटर कहते हैं, होता है ना। सो आमतौर पर राज्य सरकारों, विभिन्न संवैधानिक निकायों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों, सार्वजनिक उद्यमों, सांविधिक प्राधिकरणों, लोक निकायों और आम जन के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होता है। पत्र का आरंभ यथास्थिति महोदय महोदया के संबोधन से प्रारंभ किया जाता है। सो अगर ESIC को यूपीएससी को लेकर, यूपीएससी से कुछ कम्युनिकेशन करना है या यूपीएससी को ESIC से कुछ कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? लेटर राइटिंग के द्वारा, पत्र के द्वारा। विदेशी सरकारों के साथ पत्राचार के मामले में विदेश मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाना है। कहने का मतलब कि ये सिर्फ विद इन द इंडिया के लिए हो रहा है। अगर आउट ऑफ द इंडिया हो तो उसके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री समय समय पर वो फॉर्मेट इशू करती हैं कि इस प्रकार से लेटर बनाने हैं, राइट। सो पत्र क्या होते हैं? वो सारे लेटर जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट को, एक PSU से दूसरे PSU को, एक गवर्नमेंट से किसी PSU को लिखे जाते हैं, राइट। आइए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जब आप समझ गए कि पत्र इन सिचुएशन में लिखे जाने हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, सबसे पहले हमें ये जानना, जो प्रश्न दिया होगा, जो सिचुएशन दिए होंगे, उस सिचुएशन से हमें इस कंक्लूजन पर पहुंचना है कि आखिर हमें लिखना क्या है। लेटर लिखना है, डेमी ऑफिशियल लेटर लिखना है, मेमोरेंडम बनाना है, ऑफिस ऑर्डर बनाना है, यह हमें
कंक्लूजन पर पहुंचना है। तो जब हमें समझ में आ जाए कि नहीं हमें लेटर राइटिंग करनी है, पत्र व्यवहार करना है, तब हम इसके फॉर्मेट के बारे में जानते हैं। सो लेटर राइटिंग का ये 1 पेज का फॉर्मेट है। आप ये देख लें, ये 1 पेज का फॉर्मेट है। और प्रयास ये करना है कि जब भी हम पत्र व्यवहार करें आंसर शीट में, जब भी हम पत्र व्यवहार करें आंसर शीट में, तो उसको क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक ही हम पेज में उसको ला सकें। सेकेंड पेज, थर्ड पेज में नहीं लाएं, एक ही पेज में उसको हम बना सकें, ऐसा हमें प्रयास करना है। तभी जा कर के थोड़ा सा उसका फॉर्मेट देखने में अच्छा लगता है। आइए इसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमें फाइल संख्या लिखना है, सबसे ऊपर हमें फाइल नंबर लिखना होता है, रेफरेंस नंबर होता है ना, फाइल रेफरेंस नंबर। सबसे पहले सेंटर में, टॉप सेंटर में सबसे पहले रेफरेंस नंबर लिखना है। उसके बाद भारत सरकार लिखना है, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो सबसे पहले भारत सरकार होगा। उसके बाद से उस विभाग का नाम होगा। फॉर एग्जांपल भारत सरकार ESIC, चाहे भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ESIC, यहाँ पर पूरा एड्रेस हमें देना है। यहाँ पर हमें पूरा एड्रेस देना है, पंचशील नंबर 100 पंचशील भवन, ये सब पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। एड्रेस मेंशन करने के बाद से जो लेटर का फॉर्मेट है उसके अनुसार अब राइट अलाइनमेंट में आना है। ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया, एक स्पेस छोड़ देना है, राइट अलाइनमेंट में आना है। राइट अलाइनमेंट में नेम ऑफ प्लेस, यहाँ पर नई दिल्ली लिखी हुई है, आप भी नई दिल्ली लिख सकते हैं। और दिनांक, जब भी हम दिनांक लिखेंगे तो जिस दिन का एग्ज़ाम है उस दिन का लिखेंगे। और प्लेस अगर लिखना हो और नई दिल्ली से भी बचना चाहते हैं तो प्लेस लिखिए एग्ज़ाम हॉल, प्लेस का नाम लिखिए एग्ज़ाम हॉल, दिनांक 12 मार्च 2023 ऐसे लिखिए। हो गया ये। अब एक स्पेस छोड़ दीजिए, एक स्पेस छोड़ने के बाद से नीचे आ जाइए लेफ़्ट कॉर्नर में, और लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट अलाइनमेंट से आप शुरू करेंगे सेवा में। सेवा में लिखने के बाद से एड्रेसी का नाम लिखेंगे, किसको हम भेज रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। सेवा में महानिदेशक महोदय ESIC पंचशील भवन नई दिल्ली। सो सेवा में हमें उस एड्रेसी, किसको हम एड्रेस कर रहे हैं वो हमें लिखना है, राइट। जब वो लिख लेते हैं तो एक स्पेस छोड़ देना है। एक स्पेस छोड़ने के बाद से यहाँ पर हम विषय लिखते हैं, सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट मैटर लिखने के बाद से नॉर्मली क्या किया जाता है कि सब्जेक्ट मैटर को कंप्यूटर में बोल्ड में भी लिख लेते हैं, और नहीं तो कम से कम अंडरलाइन तो कर ही लिया जाता है। उसके एक स्पेस नीचे आइए, लेफ्ट अलाइनमेंट में ही महोदय ओब्लिक महोदया और लिख के कॉमा करना है। पहले ऐसा देखा जाता कि मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में, मेजॉरिटी ऑफ अपॉइंटमेंट्स में जेंट्स होते थे, तो जेंट्स होते थे तो महोदय बाय डिफ़ॉल्ट चलता था। अभी ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नारियों की सहभागिता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े पदों पर नारियां भी हैं, लेडीज़ भी हैं, तो इसलिए अच्छा होगा कि महोदय / महोदया कॉमा करके लिखा जाए। उसके बाद से 2 स्पेस छोड़ दीजिए, जगह हो तो 3 स्पेस छोड़ दीजिए, और 3 स्पेस नहीं, यहाँ पर 2 स्पेस ही छोड़ना है, यहाँ पर 2 स्पेस छोड़ना है, यहाँ पर 3 स्पेस छोड़ सकते हैं। 2 स्पेस छोड़ करके और यहाँ से आपका सब्जेक्ट मैटर शुरू करना है। उपयुक्त विषय पर दिनांक 100 के आपके पत्र संख्या 100 के संदर्भ में मुझे यह निर्देश हुआ है कि, सो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर मेंशन करना है। सब्जेक्ट मैटर जब मेंशन कर लेंगे, ये सब्जेक्ट मैटर 1 पैरा में भी हो सकता है, 2 पैरा में भी हो सकता है, 3 पैरा में भी हो सकता है। सो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ध्यान रखेंगे
फॉर्मेट का मार्क्स अलग होता है, सब्जेक्ट मटेरियल का मार्क्स अलग होता है। तो सब्जेक्ट मटेरियल को लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है स्पेलिंग एरर ना हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस ना बने, सरल वाक्य बने, सुबोध वाक्य बने, जो सामने वाले को आराम से समझ में आ जाए। ये जो बॉडी है, ये बॉडी का 50% मार्क्स मिलता है। 50% मार्क्स जो होता है ये फ्रेम का होता है, और 50% मार्क्स आपका यहाँ पे मिलता है। सो अपनी बॉडी को, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार अपने बॉडी को टू द पॉइंट बनाना है एंड जस्टिफिएबल बनाना है। अब जब आपका लेटर यहाँ पर समाप्त हो गया, तब यहाँ पर भवदीय लिखना है। इंग्लिश में यो सिंसियरली योर्स फेथफुली होता है, हिंदी में भवदीय होता है। और भवदीय होने के बाद से 3 स्पेस छोड़ दीजिए। 3 स्पेस छोड़ करके नाम लिखना होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में नाम नहीं लिखना है। यूपीएससी ने क्लियर मना किया है। हमने ये भी देखा है कि हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने सिर्फ नेम ऑफ प्लेस लिख दिया था, तो उनको पेनल्टी मार्क्स किया गया, मार्किंग किया गया। सो इसलिए नाम नहीं लिखना है। ये सही है, ये क ख ग सही है। यहाँ पर भी जब सेवा में लिखेंगे तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर क ख ग लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सेवा में अ आ इ लिख सकते हैं। कुछ न कुछ यहाँ पर हट के लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दूसरा, क्योंकि एड्रेसी और सिग्नेटरी दोनों सेम हो नहीं सकते। सो नाम लिख दीजिए। नाम के ऊपर कुछ हस्ताक्षर जैसा करना है। सो कहीं क ख ग लिख रहे हैं तो क जैसा ही हस्ताक्षर यहाँ पर कर दीजिए। और आपका नाम हो गया। और आपका अपॉइंटमेंट क्या है, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, अवर सचिव भारत सरकार लिखना है। ये इसके नीचे टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। इसके नीचे आजकल ईमेल आईडी भी लिखे जाने लगे हैं। सो इस तरीके से इस लेटर को अगर आप फ्रेम करते हैं, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद ये कॉपी टू वाला काम भी होता है। आपको हमने दिखाया था ना, ये देखिए, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है पूरा। सो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसके नीचे का है, आपके लिए हम बड़ा करके राइट साइड में लाए हैं। सो पृष्ठांकन में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रति सूचनार्थ मीन्स फॉर इंफॉर्मेशन, चाहे फॉर एक्शन लिखते हैं ना, फॉर इन कॉपी टू, प्रति सूचनार्थ मीन्स कॉपी टू, आवश्यक कार्रवाई फॉर एक्शन, फॉर नेसेसरी एक्शन। और यहाँ पर च छ ज झ लिख दीजिए, यहाँ पर ट ठ ड ढ लिख दीजिए, ये नाम हो गया। और क्या करना है, अगर कॉपी टू करते हैं, अगर आवश्यक कार्यवाही हेतु मेंशन करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर से राइट साइड में सिग्नेचर ब्लॉक बना के साइन करने हैं। तो आपको लेटर में अगर कॉपी टू मेंशन करते हैं, अच्छा होगा आप मेंशन कीजिए, जानबूझ के आप सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए। और अच्छा होगा कि आप कॉपी टू मेंशन करें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आप ये भी जानते हैं। सो आपको हस्ताक्षर यहाँ भी करने हैं, और निश्चित रूप से आपको हस्ताक्षर यहाँ भी करने हैं, तभी जाकर के पूरे फ्रेम के आपको मार्क्स मिलेंगे, हमें उम्मीद है। और एक प्रश्न तो आपको, एक प्रश्न पत्र लिखने के लिए 100% आता ही है। 40 मार्क्स के भी आ जाते हैं, 25 मार्क्स के भी आ जाते हैं, 15 मार्क्स के भी आ जाते हैं। सो इस तरीके से हमारा लेटर राइटिंग पूरा हो जाता है। लेटर राइटिंग के बाद आता है डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसको अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। सामान्य तौर पर सरकारी अधिकारियों के मध्य किसी मुद्दे पर किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
चूंकि अर्धशासकीय पत्र उत्तम पुरुष में वैयक्तिक शैली में अथवा मित्र भाव से लिखा जाता है, अतः ऐसा पत्र मंत्रालय विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए जो आम तौर पर जिस अधिकारी को ऐसा पत्र भेजा जाना है उसके पद स्तर से 1 अथवा 2 स्तर नीचे का नहीं हो। इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये डेमी ऑफिशियल लेटर जो होता है ऑफिशियल लेटर जैसा ही होता है। इसमें सब्जेक्ट मटेरियल जो होते हैं ऑफिशियल होते हैं, सब्जेक्ट मटेरियल ऑफिशियल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेशन होता है वो एक ऑफिसर का दूसरे ऑफिसर से होता है, पर्सनल टच होता है। जो मटेरियल होता है ऑफिशियल ही होता है, पर्सनल टच होता है, थोड़ा उस काम को ध्यान दिला करके करवाने के लिए। किसी ऐसे अधिकारी द्वारा लिखे जाना चाहिए जो आमतौर पर जिस अधिकारी को ऐसा पत्र भेजा जाना है उसके पद के स्तर से 1 अथवा 2 स्तर नीचे का नहीं हो। मतलब एक लेवल प्लस माइनस एक लेवल का चल सकता है। रंग और अर्धशासकीय पत्र में राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। जो डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं, अर्धशासकीय पत्र होते हैं, उनमें रंग और राष्ट्रीय चिन्ह भी यूज किए जा सकते हैं। उसके लिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू करती है। ये देखिए, ये डेमी ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पर सेंडर है, सेंडर जो शुरू में आ जाते हैं, और यहाँ पर रिसीवर बाद में, यहाँ पर ये सेंडर है और ये रिसीवर है। संयोग से ये क ख ग दोनों जगह हो गया है, हमें ऐसा नहीं करना है। ये सेंडर क ख ग होगा तो रिसीवर ओ आ ई होगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। सेंडर जो होगा अगर क ख ग होगा तो रिसीवर जो होगा ओ आ ई कर दीजिएगा। आपने देखा जो लेटर लिखा जा रहा था उसमें रिसीवर ऊपर थे और सेंडर सिर्फ यहाँ थे। जो डेमी ऑफिशियल लेटर है इसमें सेंडर यहाँ पर है, रिसीवर यहाँ पे है। पर्पस क्या है, इसको पर्सनल लेटर बना करके ऑफिशियल मैटर को सॉल्व करना। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये आपका आप लिख रहे हैं तो आपका नाम, पद नाम, कांटेक्ट नंबर। डीओ नंबर जनरली जब लिखे जाते हैं तो उसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 कुछ मेंशन किया जाता है। 1 of 2023, 2 of 2024, 3 of 2025, कुछ ना कुछ इसमें मेंशन रहता है। डीओ संख्या नंबर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, देना चाहिए। उसके बाद भारत सरकार है, अपने डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, नेम ऑफ प्लेस और दिनांक लिखना है। यहाँ पर भी नेम ऑफ प्लेस, एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, दिनांक जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन का लिखना है। उसके बाद से यहाँ पर जो सैल्यूटेशन करेंगे वो आपके और जिस अफसर को लिख रहे हैं उनके बीच के कैसे संबंध है। अगर सुपीरियर अफसर है तो मुझे लगता है आदरणीय लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बराबर के हैं या अपने से छोटे हैं तो प्रिय लिखा जा सकता है, लेकिन अगर सुपीरियर हैं तो प्रिय लिखना ठीक नहीं रहेगा। उनका नाम लिख लीजिए और तब अपना मटेरियल यहाँ से पूरा डालिए। ये पूरा मटेरियल सब्जेक्ट मैटर है। ये सब्जेक्ट मैटर कौन सा होगा, जैसा आपने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन में सिचुएशन दिए हैं उस सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मैटर बनाने हैं। फिर इसके बाद ये पूरा मटेरियल आपका बन गया। उसके बाद से यहाँ पर इंग्लिश में भी वार्म रिगार्ड्स लिखते हैं, हिंदी में सादर लिखते हैं, लिखना है इसको। और तब आपका लिख करके और सीधे साइन कर सकते हैं, सीधे साइन कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर ब्लॉक देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, इसलिए कि यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही आप दे चुके हैं।
आप अपने आप को शुरू में ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिग्नेचर ब्लॉक देने की ज़रूरत नहीं है। आपका लिख करके सीधे साइन कर दीजिए। और जिनको आप भेज रहे हैं उनका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। जो भी रिसीवर हैं, रिसीवर का एड्रेस यहाँ पर लिखना है। आपका डेमी ऑफिशियल लेटर तैयार है फुल मार्क्स प्राप्त करने के लिए। सो ये डेमी ऑफिशियल लेटर, ये इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फॉर्मेट में आ जाएगा। और ये आपका सब्जेक्ट मटेरियल है, राइट। इसके बाद कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम में क्या है? आमतौर पर अन्य विभागों से पत्राचार करने अथवा विभाग के कर्मचारियों से सूचना मांगने अथवा सूचना देने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों के साथ पत्राचार में भी किया जाता है। यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है तथा इसमें हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम और पदनाम के अतिरिक्त कोई संबोधन अथवा अधोलिखित नहीं होता। सो ध्यान देने वाली बात है, ये ऑफिशियल मैटर पर लिखे जाते हैं, अपने डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। इसे अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। इसमें हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम और पदनाम के अतिरिक्त कोई संबोधन अथवा अधोलिखित नहीं होता है। ये देख लीजिए, कार्यालय ज्ञापन। यहाँ पर कहीं डियर सर, मैडम ऐसा कुछ लिखा है? महोदय, महाशय नहीं लिखा है। यहाँ पर कहीं लिखा है क्या? आपका, भवदीय, विश्वासी, योर्स फेथफुली नहीं लिखा है। ये ध्यान देना है। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है, कार्यालय ज्ञापन है, इसका जो फॉर्मेट है, ये ऊपर वाला लेटर राइटिंग का हो जाएगा और नीचे वाला डीओ लेटर का हो जाएगा। लेकिन फ़र्क इतना है, इसमें देखिए, इसमें लेटर राइटिंग का यहाँ तक है, फिर यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन हो जाएगा। इससे पहले यहाँ पर सेवा में लिखते हैं, वो सेवा में यहाँ पर नहीं आएगा, सीधे विषय में आ जाएगा। ये विषय हो गया, ये सब्जेक्ट मटेरियल हो गया, और उसके बाद से ये आपके जो लिख रहे हैं वो राइटर सेंडर का हो जाएगा। देखिए, संख्या हो गया, भारत सरकार हो गया, आपका विभाग हो गया, ये नेम ऑफ प्लेस हो गया, नेम ऑफ प्लेस, एग्जामिनेशन हॉल, डेट, एग्जामिनेशन डेट। यहाँ पर कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है। कंप्यूटर से हो तो बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है। विषय यहाँ पर होंगे, यहाँ पर सेवा में नहीं लिखे जाते। और इसके बाद से ये आपका मटेरियल हो गया, ये आपका सब्जेक्ट मटेरियल यहाँ पर हो गया। और सब्जेक्ट मटेरियल के बाद सिग्नेटरी के नेम, उनके पद नेम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मेंशन करना है। और तब जिसको एड्रेस कर रहे हैं उनका भी नाम यहाँ पर लिखा जाना है, यहाँ पर मेंशन किया जाना है। ये ऑफिस मेमोरेंडम है। अंतर विभागीय टिप्पणी, हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल नोट, IDN, जिसको पहले अनऑफिशियल लेटर कहा जाता था, उसका नाम सचमुच में नाम है उसका इंटर डिपार्टमेंटल नोट, अंतर विभागीय टिप्पणी। सो आमतौर पर किसी प्रस्ताव पर अन्य विभागों की सलाह, विचार, सहमति अथवा टिप्पणी प्राप्त करने, मोटे मोटी तौर पर ये समझ लीजिए कि इंस्पेक्शन ब्रांच को, इंश्योरेंस ब्रांच को अगर किसी कंपनी का इंस्पेक्शन करवाना है, इंश्योरेंस ब्रांच ने फाइल रिव्यू किया, फाइल रिव्यू करने के बाद से उनको लगता है कि इसका इंस्पेक्शन कराना चाहिए, तो वो इंस्पेक्शन कराने के लिए इंस्पेक्शन ब्रांच को लिखेंगे। तो जब इंश्योरेंस ब्रांच इंस्पेक्शन ब्रांच को लिखेगा तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही हुआ ना, तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर हुआ तो उसमें लिखेंगे अंतर विभागीय टिप्पणी। उस बिल्डिंग के जितने भी ऑफिस होंगे, कैश ब्रांच अगर एडमिन ब्रांच को लिखता है, एडमिन ब्रांच अगर फाइनेंस ब्रांच को लिखता है, ये सब इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स होते हैं। देखिए, इसका ये फॉर्मेट है,
इसमें संख्या यहाँ पर दिया है, हमने ऐसा देखा है कि संख्या तो नीचे लिखा जाता है। सो एनीहाउ यहाँ पर आपके ऑफिस का नाम और सीधे सीधे डिपार्टमेंट का नाम, जैसे ये एसआरओ मरोल लिख दीजिए और इंश्योरेंस ब्रांच लिख दीजिए। एसआरओ मरोल ESIC इंश्योरेंस ब्रांच हो गया। उसके बाद से सेवा में नहीं लिखना है, विषय सीधे लिख देना है। उसके बाद से महोदय महाशय नहीं लिखना है, सीधे अपना मटेरियल लिखिए। ये आपका सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर लिखने के बाद से आपका नाम, पद नाम, कॉन्टैक्ट नंबर्स और यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। जब इतने हो जाएं, अब भेजना किसको है? लीगल डिपार्टमेंट को भेजना है, इंश्योरेंस ब्रांच को भेजना है। जिसको भेजना है उनका यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखा जाएगा और इसमें नीचे डेट लिखते हैं। नॉर्मली यहाँ पर फाइल रेफरेंस नंबर और यहाँ पर डेट लिखा जाता है, राइट। देखिए, भारत सरकार, आपका विभाग, विषय, ये सब्जेक्ट मैटर और यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर समाप्त होने के बाद से आपका सिग्नेचर ब्लॉक और सिग्नेचर ब्लॉक होने के बाद से एड्रेसी को यहाँ पर लिखते हैं। एड्रेसी के निकले के बाद से यहाँ पर फाइल रेफरेंस नंबर और यहाँ पर डेट लिखे जाते हैं। हो गया आपका ऑफिस मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञापन तैयार हो गया। कार्यालय आदेश आमतौर पर आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेशों को जारी करने के लिए किया जाता है, जैसे कि नियमित छुट्टी की मंजूरी, अधिकारियों और अनुभागों के बीच कार्य का संवितरण, नियुक्तियां और स्थानांतरण। सो इसके लिए क्या करते हैं? कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर इशू करते हैं। ऑफिस ऑर्डर में अगर वर्क एलोकेशन हुआ, किसको इंश्योरेंस ब्रांच दिया गया, किसको इंस्पेक्शन ब्रांच दिया गया, किसको कैश ब्रांच दिया गया, किसको F&A दिया गया, किसको एडमिन दिया गया, ये सब कार्यालय आदेश में मेंशन किए जाते हैं। फॉर्मेट देख लेते हैं। सो इसका भी फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे ऊपर लेटर नंबर होता है, उसके बाद से भारत सरकार, आपके डिपार्टमेंट का नाम, लोकेशन एंड डेट, और इसके बाद से कार्यालय ज्ञापन संख्या सो ऑफ ईयर लिखा जाता है। जैसे 23 ऑफ 2023, 26 ऑफ 2023, 50 ऑफ 2023। सो यहाँ पर ईयर होगा और उस ईयर का सीरियल से ये नंबर चल रहा है, ये ऑफिस ऑर्डर नंबर हो जाएगा। उसके बाद से जो मटेरियल यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर मेंशन करने हैं और सब्जेक्ट मैटर मेंशन करने के बाद सिग्नेचर ब्लॉक में नेम, आपका नाम होगा, पद नाम होगा और उसके बाद से कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे। और ये किसको कॉपी हो रहा है, कॉपी टू सो वो इनका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। सिंपली ये इसका फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पर कार्यालय विज्ञापन सेंटर में लिख करके और संख्या लिखना है 5 ऑफ 2023, ये मटेरियल हो जाएगा। सब्जेक्ट मटेरियल यहाँ तक है। उसके बाद से ये सिग्नेचर ब्लॉक है, नाम, पदनाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और किसको प्रेषित किया जाना है, किनको भेजे जाना है, किसको एड्रेस कर रहे हैं। सो एड्रेसी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। कार्यालय आदेश के बाद से आदेश, ये अलग होता है। जी हाँ, कार्यालय आदेश अलग होता है और मंडलीय आदेश अलग होता है। सामान्य तौर पर कुछ प्रकार की वित्तीय मंजूरियों को जारी करने तथा अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना देने हेतु प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, कब आदेश दिया जाता है, कब आदेश निकाला जाता है। सामान्य तौर पर कुछ प्रकार की वित्तीय मंजूरियां, मतलब फाइनेंशियल सैंक्शन जो होंगे, फाइनेंशियल सैंक्शन होंगे और डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे। सो ऑफिस ऑर्डर अलग होता है और सिर्फ ऑर्डर अलग होता है। ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कुछ फाइनेंशियल सैंक्शंस और कुछ डिसिप्लिनरी इशूज में किए जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए।
ये आदेश का है ये रूप। भारत सरकार, डिपार्टमेंट हो गया, प्लेस हो गया, डेट हो गया, यहाँ पर आदेश लिखा जाएगा। ये सब्जेक्ट मटेरियल होगा। यहाँ पर सिग्नेचर ब्लॉक होगा और ऊपर में हस्ताक्षर करना है। सिग्नेचर ब्लॉक होगा, नाम पदनाम होगा और यहाँ पर किन को ये प्रेषित की जानी है वो मेंशन किया हुआ है। अब आ गया उसके बाद से अधिसूचना। अधिसूचना मीन्स नोटिफिकेशन। इसका प्रयोग अधिकांशतः सांविधिक नियमों और आदेशों, राजपत्रित अधिकारियों आदि की नियुक्तियों और पदोन्नतियों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित किया जाता है। सो जब भी अधिसूचना होगी, नोटिफिकेशन होगी, वो ऑफिशियल गजट जो होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गजट होता है, गजट में पब्लिश किया जाता है। गजट में पब्लिश क्या करेंगे? कुछ सांविधिक नियम होंगे, स्टैट्यूटरी रूल्स होंगे, कुछ ऑर्डर्स होंगे, कुछ गजेटेड ऑफिसर्स के नियुक्ति पदोन्नति से रिलेटेड होंगे। ये सब भारत के राजपत्र में पब्लिश किए जाते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा। अधिसूचना, असाधारण अधिसूचना की श्रेणियों का वर्गीकरण समय समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा। ये देख लें, ये नोटिफिकेशन है। इसमें मेंशन किया हुआ है कि भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ, प्रकाशन हेतु। सो यहाँ पर भारत सरकार, डिपार्टमेंट का नाम, ये नेम ऑफ प्लेस, ये डेट हो गया और सेंटर में यहाँ पर अधिसूचना, नोटिफिकेशन मेंशन करना है। और उसके बाद से यहाँ पर ये एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय से रिलेटेड यहाँ पर नियुक्ति पत्र, स्थानांतरण पत्र से रिलेटेड कुछ मैटर्स हैं, उसको यहाँ पर मेंशन करना है। ये आपका सिग्नेचर ब्लॉक हो गया जिसमें नाम होगा, पदनाम हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया और किसको भेजे जाने हैं। क्यों? अधिसूचना है, क्या करना है? पब्लिश करना है। कहाँ पे पब्लिश करना है? भारत के राजपत्र में पब्लिश करना है। सो चूँकि भारत के राजपत्र में पब्लिश करना है, इसलिए ये किसके पास जाएगा? भारत सरकार के मुद्रणालय में जाएगा। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस में जाएगा। भारत सरकार का जो प्रिंटिंग प्रेस होगा वहाँ पर इसको भेजा जाएगा। इसीलिए एड्रेस ही जो होगा वो भारत सरकार मुद्रणालय होगा। संकल्प, इंग्लिश में रिजोल्यूशन। इस पत्राचार का प्रयोग औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति, समितियों अथवा जांच आयोग की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों के निर्णय की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किया जाता है। संकल्पों को भी भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। सो जैसे अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, वैसे ही संकल्प को भी भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। ये संकल्प का फॉर्मेट है। इसी तरीके से अधिसूचना का भी फॉर्मेट था। ये संकल्प हो गया और उस संकल्प के नीचे ये आदेश रहेगा। ये पूरा नहीं है, ये हाफ है। ये उसके बाद से उसके नीचे ये आदेश भेजा जाएगा और फिर से भेजा किसको जाएगा? भारत सरकार मुद्रणालय को भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भारत के राजपत्र में प्रिंट करना है। ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा ये है। आपके लिए हमने इसको बड़े फॉन्ट में ला करके इसको दिखाया था, अदरवाइज ये फॉर्मेट ये है। दिस इज़ द फॉर्मेट। प्रेस विज्ञप्ति हर बार एग्जाम में आता ही है। इसका प्रयोग सरकार के किसी निर्णय का बहुत अधिक प्रचार करने के लिए किया जाता है। प्रेस नोट की तुलना में प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रेस नोट अलग है, प्रेस विज्ञप्ति अलग है। प्रेस नोट की तुलना में प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक होती है और यह अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार पत्रों द्वारा ज्यों की त्यों छापी जाए। कौन सा? प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस नोट अलग होता है, प्रेस विज्ञप्ति अलग होती है। सो प्रेस विज्ञप्ति में ज्यों का त्यों छापा जाए। दूसरी ओर प्रेस नोट समाचार पत्रों में छपने की सामग्री के रूप में होती है। जिस पत्र कार्यालय जैसा उपयुक्त समझे इसे संपादित, छोटा अथवा बड़ा। सो जब प्रेस नोट होगा उसमें जो न्यूज़पेपर का एडिटर होगा वो उसको अपनी सुविधा के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं।
लेकिन प्रेस विज्ञप्ति है, ये होप किया जाता है कि जैसा मटेरियल है वर्बेटिम वैसे ही मटेरियल छापे जाए, उसको क्या बोलते हैं? प्रेस नोट बोलते हैं। ये देखें यहाँ पर मेंशन किया कि सो डेट के प्राप्य सायं सुबह प्रातः होगा, ये गलत हो गया कि प्रातः या सायं बजे से पहले प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए। सो आप 5 दिन पहले भी प्रेस वाले को भेज सकते हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि इसको 5 दिन बाद पब्लिश किया जाए। इसको मेंशन करना है, हमें भी मेंशन करना है, को आंसर शीट में मेंशन करना है। उसके बाद से प्रेस विज्ञप्ति नोट इसका है सब्जेक्ट हेडिंग रहेगा, और उसके बाद से ये सब्जेक्ट मटेरियल रहेगा। सब्जेक्ट मटेरियल यहाँ तक है, ये सब्जेक्ट मटेरियल देखिए यहाँ तक है। इसके बाद से एक लेटर फॉर्मेट द्वारा यहाँ पर ऐड किया जाता है। ये जो है उनको भेजा जा रहा है, ये भेजने के लिए यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है। सो प्रेस विज्ञप्ति में ऊपर पे पहले मटेरियल लिखिए, और ऊपर में मटेरियल लिखने के बाद से नीचे फॉरवर्डिंग लेटर का फॉर्मेट बना दीजिए। ये प्रेस विज्ञप्ति हो गया, प्रेस नोट हो गया। टिप्पणी लेखन, नोटिंग, ड्राफ्टिंग में नोटिंग का अलग से इम्पोर्टेंस है। नोट ऑन ए फाइल लिखा जाता है। सो कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के कामकाज होते हैं, विभिन्न विषयों की फाइलें प्रतिदिन निर्णायक आगे पढ़ाई जाती है और इनके अग्रसारण के लिए अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। अतः कार्यालय की कार्यविधि में टिप्पणी लेखन का विशेष महत्व है। डाक की प्राप्ति, वितरण और अवलोकन के पश्चात आवतियों को निपटाने के लिए यह आवश्यक है उन पर टिप्पणी लिखी जाए। जब तक किसी मामले की सूचना, विवरण और सुझाव टिप्पणी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक अधिकतर मामलों में अधिकारी वर्ग अगली कार्रवाई नहीं कर सकता। इस प्रकार सरकारी आदेशों, निर्देशों और होने वाले निर्णयों के मूल में टिप्पण ही रहता है। टिप्पण लेखन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। सो क्या होता है? जब तक किसी मामले की सूचना, विवरण, सुझाव टिप्पणी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक अधिकतर मामलों में अधिकारी वर्ग अगली कार्रवाई नहीं करते। इसका मतलब कि हर कार्रवाई से पहले नोटिंग, ड्राफ्टिंग की जाती है। कब कब होता है? इसका उद्देश्य क्या है? सभी तथ्य स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना, किसी विशेष विषय या पत्र व्यवहार पर उपलब्ध तथ्य तथा प्रमाण की ओर ध्यान दिलाना, अपेक्षित विषय या पत्र व्यवहार पर विचार स्पष्ट करना। सो इसमें टिप्पणी जो होते हैं वो 2 स्तर के होते हैं। एक अधिकारी स्तर के होते हैं जिसे स्वतः पूर्ण टिप्पणी कही जाती है, और दूसरे सहायक स्तर पे होते हैं जो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह होता है, लेटर वगैरह आया रहता है, उसके आधार पर ये टिप्पणी बनाते हैं। अधिकारी स्तर पर जिसे स्वतः पूर्ण कहते हैं, सहायक स्तर पर जिसे आवती पर आधारित टिप्पणी कहते हैं। स्वतः पूर्ण टिप्पणी किसी आवती पर आधारित न होकर के परिस्थिति तथा आवश्यकता से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए होती है। टिप्पणी का यह स्वरूप स्वतंत्र टिप्पणी के रूप में होता है। इसमें सर्वप्रथम फाइल संख्या, कार्यालय, विभाग का नाम, दिनांक तथा विषय का उल्लेख किया जाता है। इसके पश्चात टिप्पणी का कलेवर टिप्पणी के दाईं ओर अधिकारी के अध्यक्षर होते हैं, बाईं ओर उच्च अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। टिप्पणी से सहमत होने पर संबंधित अधिकारी टिप्पणी के नीचे दाईं ओर अपने हस्ताक्षर करते हैं। सो ये नोटिंग का फॉर्मेट है। आवती पर आधारित टिप्पणी में सहायक अधिकारी के समक्ष आवती के विवरण को कार्यालय में की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका आरंभ क्रम संख्या पत्राचार से किया जाता है। इसके 5 चरण होते हैं। आवती का विषय क्या है, कारण क्या है, इससे रिलेटेड रूल पोजीशन क्या है, कार्यालय में कार्य की स्थिति क्या है, और सुझाव क्या है। ये नोटिंग का ये फॉर्मेट है। आप नोट करें, हमारे पास बहुत से ऐसे डीए मिलते हैं जो सीधे सीधे ये आवती को मेंशन कर देंगे और उसके बाद से सबमिटेड फॉर योर फर्दर डिसीजन लिख देंगे। अरे भाई, आपको रिकमेंड करना है, आपको अपना प्रपोजल देना है, आया है उसके बारे में, कारण क्या है इसके आने का, इससे रिलेटेड रूल पोजीशन क्या है, और कार्यालय में इसकी कार्य स्थिति क्या है। रूल पोजीशन के बाद से जो भी वो लेटर आया है उसका प्रोग्रेस हमारे पास कुछ है क्या, और उसके बाद से आप 2-3 सुझाव डालिए
उसमें से कोई एक सुझाव ऑफिसर अप्रूव करेंगे। आप कोई सुझाव नहीं डालेंगे, आपको नोट लौटा दिया जाएगा, नोट वापस कर देते हैं, टू बी रीसबमिटेड विद द रिकमेंडेशन ऑफ द डीए और सुपरिटेंडेंट, ऐसा करके वापस कर देते हैं। सो आपको यहाँ पर अपना रिकमेंडेशन देना है। तो इस तरीके से हमने लेटर राइटिंग के पूरे फॉर्मेट, ऑफिस में पत्राचार के जितने फॉर्मेट हैं उन सारे फॉर्मेट का हिंदी में इंग्लिश मीनिंग के साथ, या यूं कहें कि बाइलिंगुअल हमने अध्ययन किया, और इससे पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसको 3 बार लगातार देख लीजिए, ये पूरा सब्जेक्ट मटेरियल आपका हो जाएगा। आज का नीति श्लोक, कः कालः कानि मित्राणि को देशः को व्ययागमो कश्चाहं काच में शक्ति रीति चिंत्य मुहुर्मः। अर्थात सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके, और अपने ऊर्जा स्रोत पर गौर जरूर करें। क्यों? क्योंकि यही भविष्य में काम आएंगे। क्या भविष्य में काम आएंगे? सही समय कौन सा है, सही मित्र कौन है, सही स्थान कौन सा है, पैसे कमाने के सही तरीके कौन से हैं, पैसे खर्च कहाँ पे करने हैं, हमारे पास हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारी पोटेंसी क्या है, ये सब चीज़ें जिसको ध्यान में रहता है, जो मालूम रखता है, वहीं भविष्य में विजेता बनता है, वहीं भविष्य में अपने पथ को प्रशस्त कर पाता है। इसलिए हमें इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। आपका चैनल SGKG स्टडीज़, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, जिस पर SSO प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के सारे क्लासेस हैं, जिस पर SSO LDCE के सारे क्लासेस हैं, जिस पर UPSC का ESIC का DD के एग्जामिनेशन के सारे क्लासेस हैं, जिस पर RTI के सारे क्लासेस हैं, जिस पर कुछ जुडिशरी की क्लासेस हैं। इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।